नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं समीना। दोस्तों, आज हम न्यूरोलॉजिकल डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, हमारा इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वामी जी। स्वामी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार बेटी। स्वामी जी, आज हम न्यूरोलॉजिकल डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है, इसे किस तरह से डायग्नोस किया जाता है, हमारे दर्शकों को आप प्लीज़ बताइए। जरूर। नमस्कार प्रेमियों, आज हम आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पहला जो एलिमेंट होता है जिसको कहते हैं न्यूरोलॉजिकल डीजेनरेटिव डिसऑर्डर, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने आपको बताया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करती है और ये कब ये डीजनरेशन स्टार्ट होती है, उसका इससे भी पहले एपिसोड्स में मैंने बहुत कुछ बोला था। जबकि एक नर्वस सिस्टम है या एक ब्लड सेल है जहाँ पे ये रक्त संचालन जब रुक जाता है, उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो इसी तरह से आज हम देखने जा रहे हैं डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स। ये डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स जब भी कभी भी ये ब्लड फ्लो में कुछ डिसरप्शन आ जाती है, यानी कि रुकावट आ जाती है या बहुत ही स्लो होती है या एन्यूरिज्म हो जाती है, उसकी वजह से ब्रेन सेल्स डैमेज होते हैं, जिसके कारण हम बहुत सारी दिक्कतें महसूस करते हैं। जैसे कि बात करने में दिक्कत आती है या पैरालिसिस हो जाती है या बॉडी वीक हो जाता है या कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स होता है। तो इस तरह सा चीज़ हमें जो पहला नज़र आता है उसको हम कहते हैं इस्केमिक स्ट्रोक। और दूसरी बात है जो अल्जाइमर डिजीज़ कहते हैं। अल्जाइमर ये मोस्टली आप देखोगे किसी को 50 साल में आता है और मोस्टली 60 प्लस के बाद ही ये आता है। जब ऐसी चीज़ों में आती है तो मेमोरी लॉस हो जाती है, कॉग्निटिव फंक्शंस फेल होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से अबनॉर्मल जो प्रोटीन होती है वो पूरा डिपॉजिट्स जाके ब्रेन में बैठ जाती है। जितने भी हम कहते हैं डेब्रिस कहते हैं, वो जाके वहाँ पे प्रोटीन डेब्रिस बैठ जाती है, जिसकी वजह से आराम से वो ब्रेन सेल्स पूरा लॉस करने लग जाता है और मेंटल एबिलिटीज़ काबू में नहीं रहती। और तीसरा जो है पार्किंसन डिसीज़। ये पार्किंसन डिसीज़ कुछ बच्चों में भी कभी कभार पाया जाता है और मोस्टली बुज़ुर्गों में ही पाया जाता है। और ये भी एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। जब हमारे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करने बंद कर जाते हैं या पार्शियली काम करते हैं ब्रेन के अंदर, तब जाके हमारे स्लोनेस आ जाती है मूवमेंट्स में, या बैलेंस करने में डिफ़िकल्टीज आ जाती है, कोऑर्डिनेशन करने में डिफ़िकल्टीज आ जाती है। उसके बाद आप देखोगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये स्क्लेरोसिस क्या होती है, जहाँ पे आप चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो या पेरिफेरल में। अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने 2 विभाग पहले भी बताए थे, जैसे कि हमारा एक ब्रेन है, एक स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड तो नीचे हमारे पेरिफेरल में आता है। कहीं पे भी कोई भी नर्व सिस्टम में कहीं पे भी आपका क्लॉट हो जाए, उसी को स्क्लेरोसिस कहते हैं, वो भी मल्टीपल जहाँ पे हो जाए आपके नर्वस सिस्टम में, तब जाके ये आपको स्पाइनल कॉर्ड कम्युनिकेशन टू ब्रेन के लिए बहुत ही तकलीफ हो जाती है। जैसे कि लोअर लिम्स बहुत लोगों का काम नहीं करता, तो उस वजह से ब्रेन को सिग्नल नहीं पहुंचती जब ब्लड क्लॉट हो जाती है या नर्व कट हो जाती है, जिसकी वजह से मसल वीकनेस हो, फैटिक हो, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम हो या कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो। इस तरह से समस्या हमें नज़र आते हैं। फिर अमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, ये भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस की तरह है। ये भी एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जो आराम से आपको नर्व सेल्स को ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का काम, रक्त संचालन को रुकवा देता है, जिसकी वजह से मसल वीकनेस आता है, फिर पैरालिसिस होती है, फिर से कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। इस तरह से हम कई लक्षण इसका भी हम देख सकते हैं। और जनरली ये एलएस जो होता है वो आपका रेस्पिरेटरी यानी कि आपके लंग्स को ज़्यादा फेलियर करवाता है। उसके बाद ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी हम कहते हैं, जिसको हम TBI कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। वो क्या होता है, कभी भी आपको रास्ते में जाते हुए एक्सीडेंट हो जाता है या नीचे से ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, इस तरह से जो हो जाता है, जिसमें ब्रेन में स्पेसिफिकली या स्पाइनल कॉर्ड में जब इंजरी हो जाती है, जिसके वजह से फिजिकल और कॉग्निटिव और इमोशनल ये इम्पेयरमेंट्स ज़्यादा हमें देती है। तो इस तरह से समस्या भी आती है। फिर मेनिंजाइटिस, वो एक इन्फेक्शन है, तो वो क्या करता है, इन्फ्लेमेशन को ज़्यादा बढ़ा देता है और मेम्ब्रेन्स के जितने भी हमारे ब्रेन के आसपास के मेम्ब्रेन्स हैं उन सबको वो
नष्ट कर देता है और स्पाइनल कॉर्ड को भी नष्ट करता है। और इसका जो आप सिम्टम्स देखोगे, आपको एक में सिर दर्द हो सकता है, या फीवर आ सकता है, या गर्दन में पकड़ आ सकती है, निचोड़ हो सकती है, और लाइट को हम देख नहीं पाते इस तरह से। और उसके बाद और एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं एपिलेप्सी। एपिलेप्सी तो आपने बहुत लोगों ने देखा होगा, छोटे बच्चों के अंदर भी देखा होगा। वो भी अमावस्या के दिन या पौर्णमी के दिन उनको ज़्यादा आ जाता है। जो हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर्स है, न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स जो हम कहते हैं, वो जब काम करना कम हो जाता है तब जाके एपिलेप्सी का प्रभाव ज़्यादा बढ़ता है। उस वक्त हम बच्चों को चाबी दे देते हैं हाथों में, या कोई आयरन रॉड दे देते हैं, उससे उनको काबू में वो वापस आते हैं। फिर उसके बाद हंटिंगटन्स डिसीज़ कहते हैं, वो भी आप देखोगे एक तरह से जेनेटिक डिसऑर्डर कह सकते हैं, हम डीजनरेटिव डिसऑर्डर कह सकते हैं। तो वो आराम से ब्रेन सेल्स को नाश करते जाता है, जिसकी वजह से आपके मोटर कॉग्निटिव हो, या साइकेट्रिक सिम्टम्स हो सकते हैं, या इन्वॉल्वेंट्री मूवमेंट्स हो सकते हैं, कॉग्निटिव डिक्लाइन हो सकते हैं। इस तरह के सिम्टम्स उसमें भी आप पा सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारी समस्या हैं जो हम न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स कहते हैं, और इसको सही वक्त में, एन वक्त में आप लोगों को पहचानना चाहिए। जो भी ऐसे कोई सिम्टम्स आपको नज़र आए, ज़रूर आप एक बार डायग्नोसिस करवा के और डॉक्टर की सलाह लेके, उसके लिए जो भी आपको यहाँ पे हमारी ये परिपूर्ण सनातन आयुर्वेदा हॉस्पिटल में आपको जो भी ट्रीटमेंट आप चाहते हो ज़रूर आ सकते हैं, जिसके लिए आपको ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या कोई दवाइयाँ लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मर्म चिकित्सा द्वारा मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स को हम रिसॉल्व कर देते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगा। और एक दो जो केसेस हैं, जैसे एपिलेप्सी हो गया, जिसको हम कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते, बल्कि हम उसको मैनेज कर सकते हैं और इनिशियल स्टेज को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी तरह से आपका जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, उसको तो कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। अमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, उसको कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। और हंटिंगटन डिसीज़ को भी हम कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। स्कीमिक स्ट्रोक भी हो गया, मगर अल्जाइमर्स में थोड़ा टाइम लगता है उसको सही करने में, या पार्किंसन डिसीज़, वो इनिशियल स्टेज होगा, उसको भी हम समस्या को दूर कर सकते हैं। मगर लेटर स्टेज हो गया, एक वक्त के बाद 40 के बाद आपका वो पार्किंसन डिसीज़ रुका नहीं, फिर हमारे पास आते हो तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इस तरह से आपको बहुत सारी लाभदायक मर्म चिकित्सा में मिलती है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स के। स्वामी जी, अभी कोरोना वायरस की तरह कोई और डेंजरस वायरस अगर हमारे शरीर को अटैक करे, तो उस वजह से भी क्या न्यूरोलॉजिकल डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स हो सकता है? हाँ, जरूर बेटी, जरूर। जैसे कि ये जो भी वायरस हम बोलते हैं, वो छोटे से छोटा वायरस भी हो, जैसे निमोनिया हो, या डेंगू हो, टाइफाइड हो, या टीबी। जो पहला जो डिस्कवर किया था, वो टीबी का डिस्कवर किया था, वो बहुत साल पहले वो चाइना से आया था। तो उसके बाद आज कोरोना को हम देख रहे हैं, जो कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और उसके लिए भी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह से टीबी का ज़रूरत पड़ा एक वक्त में। मगर इसके लिए आप बहुत दुख होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए समाधान मर्म चिकित्सा में ज़रूर है, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स में ही इसको लिया जाएगा। ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नहीं है, डीजनरेटिव डिसऑर्डर है। कारण क्या है? जब भी रक्त संचालन किसी भी नर्व सेल्स, ब्लड सेल्स में, नर्वस सिस्टम में आपका रुक जाता है एक इन्फ्लेमेशन या एक इन्फेक्शन की वजह से, तब जाके आपको वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स चालू हो जाते हैं। मेनली ये जितने भी आपका टीबी हो या ये कोरोना हो, वो आपको लंग्स के ऊपर ही इम्पैक्ट होती है। तो वो क्या करता हो, इन्फ्लेमेशन एक ना हार्ट को पकड़ता है या लंग्स को पकड़ता है, जिसकी वजह से आपका सांस पूरी तरह से बाहर नहीं आती, आप यहाँ ले नहीं पाते हो। तो इसकी समाधान क्या है? रक्त को संचालन करो, अग्नि को जलाओ, उज्ज्वलित करो, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए, और ऑटो इम्यून सिस्टम को आप अच्छा कर लेंगे, उसका पावर बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो उसके लिए मर्मा में हमारे पास 108 नाड़ियाँ हैं, जिसके ऊपर हम काम करते हैं। डायरेक्टली हम सिर के ऊपर, ब्रेन के ऊपर भी काम करते हैं। जहाँ पे भी हम प्रिक करते हैं वो पर्टिकुलर नाड़ी के लिए, तब जाके वो नाड़ी खुल जाती है और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स दूर हो जाते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट्स जरूर आ सकते हैं और इलाज करवा सकते हैं। जी,
अगर बॉडी में कोई केमिकल ज़्यादा होने से भी क्या न्यूरोलॉजिकल डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? जरूर, जैसे कि हमने बोला था, जितने भी एडिशनल प्रोटीन्स आपके ब्रेन सेल्स में जाके बैठ जाती है उससे भी डीजनरेटिव होता है। वो केमिकल रिएक्शंस के वजह से ही तो प्रोटीन्स ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसको हम डेब्रिस कहते हैं। कभी कभार वो हार्ट में जाके आपके हार्ट वॉल्स में बैठते हैं या आपके आर्टरीज में बैठते हैं या वेंट्रिकल्स में होते हैं। उसी तरह से आपके ब्रेन सेल्स में भी वो पाए जाते हैं। जब ब्रेन सेल्स में जितना भी आपका केमिकल्स, प्रोटीन्स, ये सब पाया जाता है, उसकी वजह से डीजनरेटिव पैदा होता है। अल्कोहल का सेवन ज्यादा करने से भी हाँ, क्या हो सकता है? जरूर हो सकता है। आपका स्क्लेरोसिस क्यों आता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस आने का कारण एक ना वो धूम्रपान या वो पीते हैं, ये दो ही सेवन करते हैं जो जिसके वजह से उनको ये समस्या आती है, जिसे ये परेशानी है। अगर वो व्यक्ति या पेशेंट श्री परिपूर्णा सनातना आयुर्वेदा अस्पताल आए तो यहाँ पर किस तरह से उसे चिकित्सा देंगे, किस तरह से उसे ट्रीटमेंट होगा? ट्रीटमेंट जैसे कि हमने बोला था, मर्म चिकित्सा हम कर रहे हैं। पंचकर्मा तो एक सब्सिडरी है हमारे यहाँ। कारण क्या है, वो मोस्टली पंचकर्मा हम उन लोगों को देते हैं जिनका स्किन डिसऑर्डर्स हो, ओबेसिटी हो, वेट रिडक्शन करवाना हो, उन लोगों के लिए हम करवाते हैं। और मर्म चिकित्सा इसीलिए करवाते हैं जिसमें हमारा कोई आयुर्वेदा की दवाइयाँ नहीं चलती है, और जो नर्वस सिस्टम आपका परिपूर्ण बंद हुआ है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा, रक्त संचालन, उसको हम खोलने के लिए थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन, स्टिमुलेशन करते हैं। वो एक्यूप्रेशर टेक्निक्स आप बोलो, एक्यूपंक्चर नहीं होता जो आपके लिए एक नुकसानदायक है, मगर एक्यूप्रेशर में क्या है, कोई नुकसानदायक नहीं है। ऊपर ही स्किन के ऊपर ही हम थोड़ा बहुत प्रेशर देते हैं, हाथों से उसको थोड़ा मैनिपुलेशन, स्टिमुलेशन करते हैं, जिससे रक्त संचालन अच्छा दौड़ने लगता है, नर्वस सिस्टम अच्छा काम करता है, इम्यूनिटी बढ़ती है और सब बीमारियां दूर हो जाती है। तो इसके लिए क्या जेनेटिक भी रीज़न हो सकता है? जेनेटिक रीजंस भी बहुत लोगों में होती है, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हम कहते हैं या अमियोट्रोफिक स्क्लेरोसिस कहते हैं। ये दोनों चीज़ों में आप देखोगे, या हंटिंगटन डिसीज में भी आप इन्फ्लेमेशन में भी ले लो, या और आप इसमें आप एपिलेप्सी में भी किसी किसी को हो जाती है, या अल्जाइमर्स में भी आप देखोगे, ये बहुत सारे केसेस जेनेटिक होते हैं। शुक्रिया स्वामी जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको भी अगर न्यूरोलॉजिकल डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स की कोई भी परेशानी होगी तो नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन कीजिए, यहाँ पर आके अपना इलाज करवाइए कहते हुए हमारा कार्यक्रम आज हम संपन्न करते हैं। आप बने रहिए श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।